नमस्करोमि। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि नाट्यशास्त्रप्रेमिणां, संस्कृतविदुषां, संस्कृतछात्राणां, संस्कृतकर्मिणां, संस्कृतमित्राणां च श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। भारत का कलात्मक वैभव, नाट्यशास्त्र और अन्य कलाएं, इस विषय पर हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है नाट्यशास्त्र की लेखन शैली, रचना क्रम और रचना काल। इस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। आइए आरंभ में मंगलम आचरेम शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। उपनिषदों में प्राय आरंभ और अंत में भी इस शांति मंत्र का पाठ किया जाता है। इस मंत्र में गणितात्मक रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य है। और मुझे स्मरण आ रहा है हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। सौभाग्य से व्यक्तिशः उनके दर्शन करने का, उनको मिलने का सौभाग्य कई बार मिला। और प्रत्येक बार जब उनका वक्तव्य होता था तो अपने वक्तव्य में वो इस मंत्र को विशेष रूप से कहते थे और इसमें कितना विज्ञान और कितना रहस्य छुपा हुआ है। भारतीय मनुष्यों का जो एक पूर्णवाद है, उसको इस छोटे से मंत्र में अंतर्निहित किया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सरल अर्थ, ओम यह ध्वनि पूर्ण है। अदः पूर्णम, वह पूर्ण है। इदम पूर्णम, यह पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण हो जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को लेकर पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से इसकी विस्तृत व्याख्या की जाए एक एक शब्द और एक एक पद की, तो समझ में आएगा कि कितना गंभीर अर्थ इस मंत्र में निहित किया गया है। प्रकृतम अनुसरामः। आइए, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने नाट्य शास्त्र, भरत शास्त्र भी कहा गया और कैसे कहा गया, इसके बारे में चर्चा की। और हम चर्चा कर रहे थे कि नाट्य शास्त्र में दो धाराएं, एक काव्य शास्त्र की और दूसरी संगीत नृत्य शास्त्र की प्रचलित हुई। और इस ग्रंथ की छाया पर प्रत्येक शताब्दी में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए। उदाहरण के लिए मैंने आपको कुछ नाम काव्य शास्त्र के ग्रंथों का उद्धृत किया था कि काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट द्वारा और सिंह भूपाल उनका रसारणव सिंधु। भोजराज के दो ग्रंथ है, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। विद्यानाथ का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। प्रताप रुद्र यशोभूषण विद्यानाथ का ग्रंथ है।
आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हम सब लोग जानते हैं, हेमचंद्राचार्य का काव्य अनुशासन, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक और पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर। और इसी के साथ कविता का क्या लक्षण है वो श्लोक मैंने सद्य आपके सामने प्रस्तुत किया था, नांद्री पयोधर युवातितराम प्रकाश इत्यादि। तो इस प्रकार से कला के क्षेत्र में नाट्य शास्त्र ने अपनी महिमा, प्रभाव, ज्योति विस्तारित की और विद्वान लोग इसकी विषय वस्तु, उपादान को आधार लेकर सैकड़ों वर्षों तक एक से एक उच्च कोटि के ग्रंथ लिखते रहे। मैं कुछ नाम और आपके सामने ले रहा हूं जो साहित्य की एथिक्स जिसको हम कहते हैं कला शास्त्र के ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले आचार्य पुंडरीक विठल, उनका ग्रंथ है नर्तन निर्णय। आचार्य श्रृंग भूपाल, इसी प्रकार से अशोक मल, उनका ग्रंथ है नृत्याध्याय। दामोदर संगीत दर्पण, संगीत के जो ग्रंथ लिखे गए नृत्य और संगीत और साहित्य पर, दामोदर का संगीत दर्पण। अहोबल, आचार्य अहोबल संगीत पारिजात। नारद, आचार्य नारद संगीत मकरंद। आचार्य विश्वनाथ सिंह संगीत रघुनंदन। शारंगदेव सुप्रसिद्ध नाम है और ये ग्रंथ भी बहुत प्रचलित है, संगीत रत्नाकर। और आप सब लोग जानते होंगे संगीत के क्षेत्र में आचार्य बृहस्पति हम लोगों के वरिष्ठ कलाकार, अगली पीढ़ी हमारी। और आचार्य बृहस्पति जी ने संगीत रत्नाकर पर बहुत काम किया है, कई ग्रंथ मिलते हैं। और अभी भी वे स्वयं उच्च कोटि के गायक थे। उनके परिवार में अभी भी उनकी पुत्र वधू गाती है और उनके बेटे पिता की जो विरासत है उसका प्रचार करते हैं। उनका स्टूडियो है और वो बहुत काम कर रहे हैं संगीत के क्षेत्र में। तो सारंगदेव का संगीत रत्नाकर और आचार्य सोम, उनका राग विबोध। आचार्य जीवराज दीक्षित रागमाला। आचार्य मेकर्षणाचार्य, आचार्य नाम बहुत प्रचलित नहीं है लेकिन प्रसिद्ध विद्वत मंडली में है, रागमाला। रागमाला का एक और ग्रंथ है जिसके आचार्य पुंडरीक विठल हुए हैं। राग तत्व विबोध, आचार्य श्रीनिवास। रसकौमुदी, आचार्य श्रीकंठ। संगीत सुधाकर, जिसके रचयिता है आचार्य सिंह भूपाल। संगीत राज, आचार्य कुंभकर्ण राज। संगीत शास्त्रम, आचार्य विमल। नाट्य दर्पण, आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र। दशरूपक एमए के कोर्स में भी पढ़ाया जाता है, आचार्य धनंजय। नाट्य चंद्रिका, रूप गोस्वामी। भाव प्रकाश, ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है और प्रचलित है, आचार्य शारदा तनय। नाट्य प्रदीप, आचार्य सुंदर मिश्र। नाट्य लक्षण, 25वां ग्रंथ जो ले रहा हूं मैं आपके सामने, नाट्य लक्षण रत्नकोश, आचार्य सागर नंदी। तो इस प्रकार से शताब्दियों की परंपरा में लिखे गए ये ग्रंथ पूरे देश में और विदेशों में भी लोकप्रिय रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के तत्कालीन आचार्यों ने इन ग्रंथों का स्वागत किया है। इसीलिए नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक और असम, उत्तर पूर्व भारत, असम से लेकर सौराष्ट्र, पश्चिम भारत तक इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मिलती है। उसका विस्तार है, अन्वेषण किया जाए, जो कि हमारे रामकृष्ण कवि, आचार्य रामकृष्ण कवि ने यह कार्य किया है। और नाट्य शास्त्र की हम बात करें तो उसके उपजीव्य जो ग्रंथ अभिनय दर्पण, दशरूपक, भाव प्रकाश, ऐसे ग्रंथों की प्रतियां उत्तर से दक्षिण तक खूब उसका हमें ग्रंथागारों में मिलती है, पांडुलिपियां। भरत शास्त्र की विषय वस्तु न केवल नाट्य विषयक अपितु काव्य विषयक ग्रंथों के लिए भी अपरिहार्य बन गई। इस बात की चर्चा हमने पहले की है। काव्य शास्त्रीय परंपरा के आचार्यों ने अपने काव्य विषयक ग्रंथों में भी इसकी नाट्य शास्त्र की विषय वस्तु का भरपूर प्रयोग किया है।
अपने अपने आवश्यकता और चिंतन के अनुसार। अब ये लेखन शैली कैसे रही है, इसका हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके 37 अध्यायों की बात जैसे कि आपके सामने मैंने रखी थी, तो इसकी लेखन शैली में स्थान स्थान पर कुछ अंतर दिखाई देता है। पांडुलिपियों में शैली में गद्य तथा पद्य दोनों प्रमुख शैलियों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद इन दोनों शैलियों के अनेक रूप भिन्न भिन्न पांडुलिपियों में हमको मिलते हैं। गद्य के अंतर्गत कहीं सूत्र शैली का प्रयोग किया गया है, तो कहीं कारिकाएं और कहीं कहीं विषय प्रतिपादन हेतु निरुक्त शैली का प्रयोग किया गया है, जो कि संक्षिप्त होती है, व्याकरण का बाहुल्य होता है, शब्दों का प्रकृति प्रत्यय स्वरूप दिया जाता है। इस प्रकार से पद्य की जो शैली, उसका आरंभ 5 से अंतिम 5 अध्याय और अंतिम 2 अध्यायों में मूलतः अनुष्टुप छंद में इसका प्रयोग किया गया। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वैसे इसके बाद आगे मैंने 6ठे अध्याय से 35वें अध्याय तक अध्यायों में छंदों के रूप बदलने लगे हैं। कुछ स्थानों पर 4 उपजातियों के छंदों का प्रयोग मिलता है। 15वें अध्याय में छंदों के विविध रूप उदाहरण सहित दिए गए हैं। इसके बाद 32वें अध्याय में पुनः 110 प्रकार के छंदों का रचना विधान और उदाहरण के साथ उसको दिया गया है। पद्य शैली के अंतर्गत अनेक छंद वंश परंपरा से उद्धृत किए गए हैं। जहां वंश परंपरा से प्राप्त छंदों का प्रयोग किया गया है, वहां छंदों के विविध रूप हमको दिखाई देते हैं। बहुत सारी पांडुलिपियों में विषय का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार जब वंश परंपरा से प्राप्त गद्य अथवा पद्य उद्धृत करते हैं, तो उसकी भाषा शैली में, और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें वंश परंपरा से प्राप्त उद्धरण दिए गए हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि वे विषय बहुत प्राचीन काल से ही ग्रंथों का रूप धारण कर चुके थे। श्रुति परंपरा से वे उद्धरण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत भरतों को याद कराए जाते थे, और जब नाट्य शास्त्र को लिपिबद्ध किया गया, तब विषय की प्रासंगिकता के अनुसार उन उद्धरणों को ग्रंथ में जोड़ दिया गया लिखित रूप में। अब संक्षेप में हम बात करें रचनाक्रम, नाट्य शास्त्र का जो रचनाक्रम है किस प्रकार से है, तो पूरे शास्त्र की विषय वस्तु का अगर हम सूक्ष्म अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसी एक युग में नहीं हुई है। युगपद एवं साथ ही साथ ये भी सत्य है, तथ्य प्रमाणित होता है कि किसी एक व्यक्ति ने नाट्य शास्त्र की रचना नहीं की है। धीरे धीरे प्रयोग होते रहे, निष्कर्ष निकलते गए, और परंपरागत रूप से उन्हें अध्ययन और प्रयोग के बाद और आगे सूक्ष्म अध्ययन और परंपरा चलती रहे, इसलिए लिखित रूप में नाट्य शास्त्र में जोड़ दिए गए वो उद्धरण और उदाहरण। प्रथम चरण में इसका गद्य भाग लिखा गया। कहीं कहीं गद्य इतने लंबे हैं कि उनका काव्य में परिवर्तन करना शायद किसी भी व्यक्ति को, अतः गद्य के वे लंबे लंबे टुकड़े प्रारंभ से अब तक वैसे ही है। दूसरे चरण में नाट्य शास्त्र का नाट्य संबंधी गद्य और पद्य मिश्रित आलेख लिखा गया, और तीसरे चरण में ग्रंथ के आरंभ के 5 अध्याय और अंत के 2 अध्यायों की विषय वस्तु लिखी गई। इस प्रकार 3 चरणों में जो वर्तमान नाट्य शास्त्र है वो लिखा गया, ऐसा अनुसंधाताओं का, मनीषियों का मत है। इसके संयोजन से, इसको पूरा 37 अध्यायों का हम संयोजन करें तो उसमें भी प्रथम, तृतीय और पंचम ये अध्याय शायद शास्त्र को आदरणीय, पूज्य, महत्वपूर्ण बनाने के लिए उस ध्येय को लक्ष्य में रखकर लिखे गए हैं ये अध्याय। आरंभ के प्रथम, तृतीय, पंचम
और अंतिम 2 अध्यायों में शास्त्र को, नाट्य शास्त्र को अध्यात्म तथा दर्शन से जोड़ा गया है। इन अध्यायों की भाषा शैली तथा विषय वस्तु का ढंग पूरी तरह, जैसे हमारे 18 पुराण है, उस पुराण की शैली में, पुराण की कथाएं जैसे कही जाती है उस तरह से लिखे गए हैं ये अध्याय। और इनमें बार बार कथा शैली में नाट्य शास्त्र के महात्म्य को, महत्व को, गरिमा को बताया गया है, उसकी घोषणा की गई है। अब तृतीय जो विषय हमारे व्याख्यान का आज का है कि रचना काल कब माना जाए नाट्य शास्त्र का। तो इस पर जितने भी मनुष्यों ने अपने विचार रखे हैं और गंभीर मनन किया है, उसका परिणाम निकला है कि कब इसकी रचना की है। जो ब्रिटिशर्स या अंग्रेज विद्वान जिन्होंने अध्ययन किया, उनकी विचारधारा, वो उसके पीछे एक विशेष उनका आशय था इसके टाइम को, समय को बताने में। भारतीय प्राचीन ग्रंथों के संबंध में तो उनका दृष्टिकोण संकीर्ण है, ऐसा विद्वानों का मत है। वे दुनिया की सभ्यता को ईसा के जन्म से के आसपास या बाद, उत्तरवर्ती मानना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि भारतवासियों को दास बनाकर, दासों की जो सभ्यता हो या उनका चिंतन या उनकी परंपरा है, उनके तुलना में अपनी सभ्यता को कम दिखाया जाए और उनकी सभ्यता को, उनकी परंपरा को अच्छा या वरिष्ठ दिखाया जाए। इसीलिए लॉर्ड मैकाले ने अपने शिष्य मैक्स मुलर से भारत के संस्कृत ग्रंथों का समय बहुत बाद का घोषित कराया। और ये भी अध्ययन करने की चीज है, समझने की चीज है कि अन्य विद्वानों ने भी मैक्स मुलर की बात को प्रामाणिक मान लिया। तब शायद समय नहीं था या मानसिकता ऐसी नहीं थी या ये बात नहीं समझ में आई कि मैक्स मुलर ने किस आशय से नाट्य शास्त्र का जो समय है वो आंग्ल सभ्यता, परंपरा और चिंतन के बाद का बताया। इसीलिए नाट्य शास्त्र का रचना काल अधिकांश विद्वानों के द्वारा जो प्रमाणित किया गया, ईसा के जन्म से 200 वर्ष पहले से 100 वर्ष बाद तक माना गया। ऐसा प्रतीत होता है कि रचना काल का यह निर्धारण नाट्य शास्त्र को नहीं, उसकी पांडुलिपियों को देखकर किया गया है, जबकि पांडुलिपियों के अनेक रूप हैं और वे पृथक पृथक समय में लिखी गई है। नाट्य शास्त्र का रचना काल समझने के लिए उसमें छिपे रहस्यों को समझना बहुत जरूरी है। नाट्य शास्त्र उस काल की रचना है जब तक श्री राम तथा श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। नाट्य शास्त्र में जहां अन्य 45 पंचचत्वारिंशत् देवताओं के नाम हैं, वहीं पर राम, कृष्ण, गणेश, दुर्गा आदि नाम नहीं है। मैं इसको रिपीट करता हूं, नाट्य शास्त्र में अन्य 45 देवताओं के नाम हैं, लेकिन राम, कृष्ण, गणेश, दुर्गा इत्यादि जो नाम है ये नाट्य शास्त्र में नहीं दिए गए हैं। नाट्य शास्त्र के 45 देवताओं में बहुत से देवता प्राक वैदिक काल के हैं, जिनकी परंपरागत पूजा समाज में चलती रही। नाट्य शास्त्र उस काल की रचना है जब तक संगीत शब्द का जन्म नहीं हुआ था। नाट्य शास्त्र में संगीत शब्द कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। नाट्य शास्त्र उस काल की रचना है जब समाज में व्यभिचारी शब्द का अर्थ दुराचारी के रूप में प्रचलित नहीं था। इसलिए मैंने आपको इसके अध्याय का एक सूक्ति रस निष्पत्ति की बात की कि विभावानुभाव संचारी व्यभिचारी भावाद रस निष्पत्ति ही, इस तरह से जो कहा था, तो व्यभिचारी शब्द का अर्थ उस समय केवल
भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इस संचारी भाव, व्यभिचारी भाव के रूप में व्यभिचरण करने के अर्थ में था, और दुराचारी के रूप में व्यभिचारी शब्द का अर्थ प्रचलित समाज में नहीं था। नहीं तो भरत मुनि उस शब्द का प्रयोग भावों के लिए कदाचित नहीं करते। कृष्ण कथा का महान ग्रंथ महाभारत, उसका रचना काल यदि विदेशी विद्वानों ने ईसा पूर्व 1500 वर्ष माना है, तो नाट्यशास्त्र उससे बहुत पहले का है, क्योंकि महाभारत और रामायण में नाट्यशास्त्र की शब्दावली बहुत मात्रा में दिखाई देती है। रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में नाट्य शास्त्र की शब्दावली दिखाई देती है, अर्थात नाट्यशास्त्र की रचना महाभारत और रामायण से पहले हुई है। ठीक इसके विपरीत नाट्यशास्त्र में राम तथा कृष्ण कालीन किसी भी पात्र के नाम देखने को नहीं मिलते। नाट्यशास्त्र का रचना काल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के काल से पहले का है। इन स्थानों के उत्खनन से नर्तकी की मूर्ति निकली है। हमने बहुत सारे संग्रहालयों में और कई जगह देखा होगा। मिट्टी के ठप्पों पर वीणा के चित्र भी मिले हैं। स्पष्ट है कि गायन, वादन, नर्तन की परंपरा उस सभ्यता से बहुत पूर्व ही समुन्नत हो चुकी थी। जैसा सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में किसी भी शास्त्र की शिक्षा कंठ परंपरा से, श्रुति परंपरा से चलती थी, अतः लिखित ग्रंथों का होना आवश्यक नहीं था। नाट्यशास्त्र में व्यवहृत विषयों से आर्यों का विशेष संबंध नहीं था। नाचने गाने वालों की परंपरा आर्यों के आगमन से बहुत पूर्व भारत में विकसित हो चुकी थी। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि आर्यों का आना आर्यावर्त में, इसके बारे में भी अब बहुत स्पष्टीकरण हो गया है कि किस प्रकार से ये आर्यावर्त भूमि आरंभ से ही आर्यावर्त के नाम से जानी जाने लगी है, और इतिहासविदों ने भी इसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण कर दिया है। तो इसीलिए नाट्यशास्त्र को जन्म देने वाले यक्ष, नाग, पलहव, शबर आदि थे। इनमें से यक्षों के अलावा शेष सभी वैदिक पूर्व जातियों को आर्यों ने दस्यु कहकर अपना शत्रु माना है। नृत्य और गीत गाने वाले, नाचने गाने वाले को आर्य लोग आरंभ से ही शूद्र कहते रहे। तभी तो ऋग्वेद में नृत्ताय सुत गीताय शैलूषम ये कहा गया। सूत और शैलूष पेशेवर व्यावसायिक नर्तक और गायक थे, इसीलिए इन्हें सूत और शैलूष कहकर अंत्य वर्ग में, शूद्र वर्ग में रखा गया। यदि ये लोग गायन, वादन और नर्तन की परंपरा आर्यों के आगमन से पूर्व विकसित न कर चुके होते, तो आर्यों के समय नृत्यों के समारोह कैसे संभव थे। रज्जु नृत्य, वसंत नृत्य आदि नृत्य की अनेक परंपराएं समाज में किस प्रकार से प्रचलित होती। इन परंपराओं की चर्चा वैदिक साहित्य में देखने को मिलती है। साथ ही इनकी कहीं कहीं आलोचना, भर्त्सना, निंदा भी की गई है। ये एक चिंतन का विषय है। अब जो पांडुलिपियां हैं उनकी प्रामाणिकता क्या हो सकती है, इसके बारे में अगर हम विद्वानों का मंतव्य जाने तो आज की बात तो अपनी जगह पर है। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 1 सहस्र वर्ष पहले भी नाट्यशास्त्र की प्रतियां एक जैसी नहीं थी, उनमें पाठ भेद था। नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती नामक टीका लिखने वाले आचार्य अभिनव गुप्त ने जिस पांडुलिपि से टीका की उसमें, और महाराज भोज ने श्रृंगार प्रकाश में जिस नाट्यशास्त्र की प्रति के उद्धरण दिए हैं, उनमें बहुत भेद है, अंतर है।
एक आलेखक जो अभिनव गुप्त ने उद्धृत किया, वही आलेख भोज ने उद्धृत किया, और उन दोनों में बहुत पाठ भेद मिलता है। अब समस्या और भी जटिल हो गई, क्योंकि आज देश अथवा विदेश ने नाट्य शास्त्र की जो भी पांडुलिपियां प्राप्त की है और मिलती है, संग्रहित की है, उनमें 500 वर्ष से अधिक पुरानी कोई पांडुलिपि नहीं है। इससे पूर्व की सारी पांडुलिपियां पता नहीं कब और कैसे विनष्ट हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही लोगों की दृष्टि में यह ग्रंथ एक महत्वपूर्ण निधि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पा चुका था, और लोग इसे संग्रहणीय शास्त्र समझते थे। और इसी कारण से इसकी प्रतियां उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य देश, पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों के सभी जगह चतुर्दिक फैली हुई थी। जगह जगह पर आचार्यों ने अपने ग्रंथों में इसके उद्धरण देकर अपने ग्रंथों की महत्ता और गरिमा बढ़ाई और बढ़ाते रहे। इसके बारे में रोचक बात जो है वो ये है कि यह ग्रंथ लंबे समय तक उपेक्षित रहा। इसका उद्घाटन सर्वप्रथम सन, हाल ही की बात करें तो 1826 में सर H.S. विल्सन नामक एक विदेशी विद्वान ने किया। उन्हें इस ग्रंथ की चर्चा अनेक संदर्भों में पढ़ने को मिली। उन्होंने लिखा कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी स्थान स्थान पर चर्चा हुई है, दुर्भाग्य से आज लुप्त हो चुका है। तब अन्य विद्वानों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ, और सन 1865 ईस्वी में श्री F.E. हॉल नामक अमेरिकन विद्वान को इस ग्रंथ के 17वां, सप्तदश, अष्टादश, ऊनविंश और विंश यानी 4 अध्याय, 17, 18, 19, 20, ये 4 अध्याय मिले। और उसके बाद 1875 ईस्वी में जर्मन विद्वान हेमान ने इस पर एक निबंध लिखा। सन 1880 में फ्रांस के विद्वान पी रैग्नो ने इसके 2 अध्यायों पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। सन 1888 में रैग्नो ने के एक शिष्य थे ग्रॉसेट, उन्होंने नाट्यशास्त्र के पहले से 14वें अध्याय तक 14 अध्यायों में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। विदेश के विद्वानों द्वारा जब इस ग्रंथ पर परिचयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, तब भारत के लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। मुंबई के निर्णय सागर प्रेस ने इस दिशा में प्रयास शुरू किए, और सन 1894 में संपूर्ण नाट्यशास्त्र का संस्कृत पाठ प्रकाशित किया। इसके संपादक पंडित शिवदत्त तथा काशीनाथ पांडुरंग परब थे। सन 1914 में इसी प्रेस ने इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। इसके संपादक पंडित केदारनाथ थे, किंतु जो पांडुलिपि प्रेस को प्राप्त हुई वह ध्वस्तावस्था में थी, जीर्ण शीर्ण थी। उसमें कहीं कहीं श्लोक नहीं थे या लुप्त थे, अतः ऐसे स्थानों पर खाली जगह छोड़ दी गई। सन 1929 में चौखंबा संस्कृत सीरीज बनारस वालों ने इसका एक अन्य संस्करण प्रकाशित किया। नाट्यशास्त्र के इस संस्करण में 36 अध्याय थे। इसे बटुकनाथ शर्मा तथा आचार्य बलदेव उपाध्याय ने संपादित किया था। मुंबई से प्रकाशित नाट्यशास्त्र में 37वां 37 अध्याय थे। बनारस वालों के संस्करण में 36 अध्याय थे। दोनों में पाठ भेद भी बहुत था। अब मैं समापन समय में एक और बात कह दूं कि नाट्य शास्त्रों के ये जो 2 प्रकाशन हुए, चौखम्मा संस्कृत सीरीज और निर्णय सागर प्रेस का, तो इन प्रकाशनों से पूरे देश में एक प्रकार की चेतना जागृत हुई और इसके शुद्ध और प्रमाणित पाठ की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस दिशा में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। महाराजा ने स्वयं कला
और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। वे मर्मज्ञ थे। उन्होंने दक्षिण भारत के जो सुधी विद्वान श्री एम रामकृष्ण कवि, जिनका विद्वान बहुत आदर के साथ, और मैंने अभी कुछ समय पहले हमारी भरतनाट्यम नाट्य विशारदा श्रीमती कमलिनी दत्त जी, जो सुप्रसिद्ध है, दूरदर्शन की वरिष्ठ अधिकारिणी रही है, उनसे चर्चा हुई और उन्होंने बताया। फिर मैंने खोज की तो मुझे मिला कि उनकी अंतिम अवस्था बहुत विपन्न अवस्था थी। एक प्रकार से उनका मानसिक रूप से भी वो विक्षिप्त थे, ऐसा विवरण मुझे मिला है कि कितना काम किया वो उन्होंने। जैसे मुझे भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी याद आता है कि दिन रात लगा दिया नाट्य शास्त्र को प्रकाशित शुद्ध पाठ के लिए उन्होंने, रामकृष्ण कवि जी ने। तो वो बड़े आदर के साथ उनका नाम उन्होंने लिया। मैंने खोज की, क्रेडिट गोज टू कमलिनी जी। तो इस प्रकार से रामकृष्ण कवि ने इसका प्रामाणिक पाठ बनाने का उनको काम सौंपा गया। श्री रामकृष्ण कवि ने सर्वप्रथम सारे देश में फैली नाट्य शास्त्र की प्रतियों की जो नकलें थी, प्रतिलिपियां थी, वो एकत्र की और उसके बाद उनके पाठ भेद का सूक्ष्म अध्ययन आरंभ किया। इसी बीच मलाबार और कालीकट में यानी केरल राज्य में अभिनव गुप्त द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र का जो टीका भाष्य अभिनव भारती, उसका पता चला। ये सारी प्रतियां अव्यवस्थित और अपूर्ण थी। मद्रास राजकीय प्राच्य पांडुलिपि पुस्तकालय ने अभिनव भारत की तीनों प्रतियों के आधार पर एक नई प्रति तैयार करवाई और श्री रामकृष्ण कवि ने उसे वहां से प्राप्त किया और नाट्य शास्त्र का प्रामाणिक पाठ बनाने का काम सन 1920 के आसपास आरंभ किया और ये भी कई चरणों में प्रकाशित हुआ है। वो मैं अपने आगामी व्याख्यान में आपके साथ साझा करूंगा। समय पूरा हुआ है। मेरे साथ आप जो लोग जुड़ गए हैं और सुना है, आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।